नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीटेट से संबंधित उन सवालों का अध्ययन करेंगे जो ईवीएस से संबंधित है। और जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फ्लावर्स। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कक्षा 3, 4, 5 के वो चैप्टर रहेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? तो जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है की बात कर रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। तो जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो दो प्रश्न संख्या पहला का दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है और इसका जो विश्लेषण है वो पढ़ लेंगे एक बार। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपने अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो दूसरी बात और यहाँ बताई गई है अल्पाइन के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। और उत्तराखंड का जो चमोली जिले की जो बात की गई है इसको भी अपने दिमाग में यहाँ पर रखना है, क्योंकि सीटेट में जो सवाल है वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि साथियों जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था है इस सेशन में कि वो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं और उनकी जो व्याख्या है वो भी इंग्लिश में दे रखी है। अगर उनको हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। तो साथियों चलते हैं दूसरे के सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लोगों की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। और देखते हैं यहाँ पर कौन सी फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं लोग बाग। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कचनार के फूलों की सब्जी खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। ये केले की सब्जी केरल के लोग खाना पसंद करते हैं और गेंदा और सहजन के इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन केले की सब्ज़ी केरल के लोग खाना पसंद करते हैं और कचनार के फूल उत्तर प्रदेश के लोग इसकी सब्ज़ी बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। तो साथियों हमें सिर्फ एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक में वर्णन दिया गया है उसी को ध्यान में रखकर अध्ययन करना है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ उत्तर प्रदेश के साथियों और वहाँ कचनार के फूल की सब्ज़ी नहीं खाते हों, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो ही बिल्कुल हमारे लिए सर्वथा सत्य है। तो उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूल की सब्ज़ी खाते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल में आमतौर पर किस फूल की सब्ज़ी के रूप में पकाकर खाया जाता है? केरल में आमतौर पर किस फूल को सब्जी के तौर पर पकाकर खाया जाता है? तो जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्ज़ी बना के लोग खा रहे थे और केरल में लोग बाग केले के फूल की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरे ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हमें आगे बढ़ना है। केरल में केले के फूलों का पारंपरिक रूप से उपयोग करके स्वादिष्ट सब्जी और सूखी भुर्जी बनाई जाती है। तो साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे आपकी तैयारी में। और जो आपकी सीटेट की जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। इस प्रकार से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आशा करते हैं ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा इससे मोटिवेशन बना रहेगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। महाराष्ट्र के लोग निम्नलिखित में से किस फूल के पकोड़े खाना पसंद करते हैं? तो जब महाराष्ट्र के लोगों की बात की जाती है तो जैसे हमने पढ़ लिया यूपी के लोग कचनार के फूल की सब्ज़ी खाते हैं, केरल के लोग केले के फूलों की सब्ज़ी खाते हैं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में लोग जो हैं वो सहजन के फूलों की सब्ज़ी खाना पकोड़े खाना पसंद करते हैं। मतलब ये सहजन के फूल हैं, इनसे पकोड़े बनाते हैं महाराष्ट्र के लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ दिया है महाराष्ट्र के लोग सहजन जिसे ड्रमस्टिक इंग्लिश में बोलते हैं के फूलों से बनी स्वादिष्ट पकोड़े बनाना और खाना पसंद करते हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन है। कक्षा 4 का जो पाठ है वैली ऑफ फ्लावर उसमें ये सारे वर्णन दिए गए हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं। और चूँकि सीटेट की परीक्षा में एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 की जो पुस्तक है उसमें से ईवीएस के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो साथियों ये जो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
यहाँ पर जितने भी सेशन बनाए हम बनाते हैं, यहाँ पर जितने भी वीडियो बनाते हो एनसीईआरटी बेस्ड बनाते हैं। आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे लगने वाले और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और एक जो विशेष सूचना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो और ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर लें। प्रश्न संख्या 5 है, कपड़ों को रंगने के लिए रंग बनाने में निम्नलिखित में से किन फूलों का उपयोग किया जाता है। तो सवाल है कि कपड़ों को जब रंगते हैं हम, तो रंग बनाने के लिए कौन कौन से फूल ऐसे हैं जिनका रंग लिया जाता है। तो साथियों, यहाँ गेंदा और जेनिया जो फूल है, ये दो फूल ऐसे हैं जिनका उपयोग कपड़ों में रंग रंगने के लिए किया जाता है। तो साथियों, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। एनसीईआरटी में इसका वर्णन दिया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार कपड़ों के लिए प्राकृतिक रंग और डाई तैयार करने में गेंदा और जैनिया के फूलों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फूलों से इत्र बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज। और ये जो है ये जो रोज़ के जो गुलाब के फूल होते हैं उनसे इत्र बनाते हैं। और इत्र जिसको हम एक खुशबू के लिए उपयोग करते हैं वही इत्र है। और कन्नौज में यहाँ गुलाब के फूलों से इत्र बनाया जाता है। ये कन्नौज है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है साथियों। तो दूसरा ऑप्शन हमारा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला ट्रक भरकर लाए गए फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, यहाँ और भी जो जानकारी दी गई है, फूलों से इत्र बना रहे हैं, गुलाब जल और केवड़ा भी बना रहे हैं यहाँ के लोग। और ये कक्षा 4 की पाठ फुलवारी जो है एनसीईआरटी का, उसी में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 7 आप सभी के सामने, इत्र शुद्ध व आसूत पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है। तो जो इत्र बनाते हैं तो क्या वो हरी पत्तियों से तैयार करते हैं, जड़ों से तैयार करते हैं, फूल से तैयार करते हैं या छाल से तैयार करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है हमारा, बिल्कुल सामान्य सवाल है, फूल से इत्र तैयार किया जाता है। इस इत्र पारंपरिक आसवन प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरी तरह से फूलों से प्राप्त एक शुद्ध और केंद्रित अर्क है। कक्षा 4 का पाठ फुलवारी जो है उससे अगला सवाल है, पाठ प्रश्न संख्या 8, सर्दियों में त्वचा को फटने से बचाने के लिए दादी माँ के नुस्खे में गुलाब जल, नींबू का रस और क्या शामिल होता है। तो एक तो गुलाब जल मिलाया जाता है, एक नींबू मिलाया जाता है, तो तीसरी चीज़ जो मिलाई जाती है वो है ग्लिसरीन। तो जिसे पाठ में वर्णित है कि गुलाब जल, नींबू और ग्लिसरीन मिलाकर आप सर्दियों के लिए एक ऐसा लिक्विड तैयार कर सकते हो जो आपकी त्वचा को फटने से बचाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अनुसार गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर नींबू के रस के साथ लगाने से त्वचा नहीं फटती है। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जो बिहार का एक जिला है, मधुबनी पेंटिंग लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। इसमें प्रयुक्त रंग किससे बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल, फूल और हल्दी से, विशिष्ट रसायन और पोस्टर से, पिघले हुए क्रेयन और मोम से, कीमती चांदी और सोने का भंडार से। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ठीक जो ऑप्शन है हमारा वो है पिसे हुए चावल, फूल और हल्दी। मधुबनी पेंटिंग में जो रंग उपयोग किए जाते हैं वो पिसे हुए चावल से, फूल से और हल्दी से तैयार किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 10 में कह रखा है, और ये एनसीईआरटी कक्षा 4 की फुलवारी के जो पाठ है, फुलवारी पाठ है, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 10 तक, वो उसी क्या है, केवल रात में खिलने वाले फूल का नाम बताइए। तो रात की रानी जो है वो केवल रात में खिलता है। सामान्य क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को पता होगा इस संबंध में कि रात की रानी केवल रात में खिलती है। रात की रानी और हर्ष श्रृंगार जैसे फूल केवल रात के समय ही खिलते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है, ये रात की रानी को तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन हर्ष श्रृंगार, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे कि हर्ष श्रृंगार का पौधा रात को खिलता है। प्रश्न संख्या 11 है, उस फूल को पहचाने जो सुबह खुलता है और सूरज डूबने पर बंद हो जाता है। तो ये एक विशेष फूल है सूरजमुखी, इसकी खेती करते हैं, इसका तेल निकलता है, फिर बाद में इसके जो फल आते हैं उनसे। तो सूरजमुखी का पौधा ऐसा होता है कि उसका जो मुख होता है, उसका जो सामने का पार्ट होता है वो सदैव सूरज की तरफ ही रहता है।
तो चूंकि सूरज उगता है तो वो खुलता है और सूरज डूबने पर वो बंद हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सॉरी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूरजमुखी का फूल सूर्य की दिशा में रहता है, सुबह खिलता है और शाम को पूरी तरह से बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल बड़े पेड़ों पर उगता है? तो बड़े पेड़ों पर उगने वाला फूल जो है वो है हमारे सामने गुलमोहर। गुलमोहर का जो एक बड़ा पेड़ होता है, और ये गुलाब की एक छोटी झाड़ी होती है, ये भी छोटे होते हैं, ये भी छोटे होते हैं। मतलब ऐसा पूछा है, ये सवाल इस प्रकार का है कि कौन सा फूल है जो बड़े पेड़ पर लगता है? तो गुलमोहर का फूल जो है, गुलमोहर का एक बड़ा पेड़ होता है और उस पर इसके फूल लगते हैं। और इसमें उदाहरण में बता रखा, गुलमोहर और कदम जो ऐसे दो उदाहरण हैं जिनके पेड़ होते हैं और उन पर फूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा फूल विशेष रूप से झाड़ियों पर उगता है? तो सर ये जो झाड़ियों की बात की गई है, विच ऑफ दीज फ्लावर ग्रो स्पेशली ऑन बुशेज। तो जो झाड़ियों में उगता है वो गुलाब का फूल होता है, झाड़ी नुमा इसका पौधा होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं ये झाड़ियों में उगता है गुलाब का पौधा। बिल्कुल इसका सही आंसर है हमारा दूसरा आंसर है। गुलाब और गुड़हल मध्यम आकार के झाड़ीदार पौधे झाड़ियों के उदाहरण हैं जिन पर फूल उगते हैं लगते हैं। प्रश्न संख्या 14, कौन सा फूल बेल लता पर उगता है? तो जब बेल लता की बात की जाए तो ऐसे फूल जो बेलों पर लगते हैं उनमें जो हमारा बोगनविली, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। गेंदा का एक पेड़ होता है, आम का बोर और तुलसी, ये सब छोटे पेड़ होते हैं जो झाड़ियाँ होती हैं, और बोगनविला एक ऐसी बेल है जिस पर फूल लगते हैं। बोगनविला और अपराजिता जैसी लताएं बेल की तरह ऊपर चढ़ती हैं और रंग बिरंगे फूल पैदा करती हैं। प्रश्न संख्या 15 है साथियों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पानी पर उगने वाला जलीय फूल का एक उदाहरण है? तो पानी पर उगता है तो वो पानी पर हम सभी जानते हैं साथियों, कमल का जो फूल है वो पानी पर उगता है। तो ऑप्शन बी है 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जल कमल और जल कुमुदनी वाटर लिली जलीय पौधे हैं जिनके फूल जल निकायों की सतहों पर तैरते और खिलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आप सभी के सामने, फूल खिलने से पहले एक छोटी हरी नुकीली संरचना के रूप में दिखाई देता है जिसे कहते हैं। साथियों जब फूल खिलता है उससे पहले की जो अवस्था होती है फूल की उसे कली कहते हैं, उसको बड कहते हैं। तो जो हमारा 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन। कली फूल की प्रारंभिक बंद अवस्था होती है और खिलने से पहले हरी बाह्यदल पत्तियों द्वारा सुरक्षित रहती है। इस प्रकार का हम अवलोकन करते रहते हैं हमारे आसपास फूल खिलने से पहले उसकी अवस्था का। आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से स्थानीय पेय शराब बनाने के लिए किस पेड़ के फूल एकत्र किए जाते हैं? तो साथियों जो ये फूल है ये महुआ का फूल है, जिससे आदिवासी लोग पारंपरिक रूप से शराब का निर्माण करते हैं और इसको महुआ के फूलों से ही बनाते हैं शराब को। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। जंगल से महुआ के फूल एकत्र किए जाते हैं जिनका उपयोग पारंपरिक पेय, मीठे पकवान और खाद्य पदार्थ बनाने में होता है। प्रश्न संख्या 18 है, कली और खिले हुए फूल के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जो कली होती है वो छोटी होती है, बंद होती है। फूल जब कली खिल जाती है तो उसके बाद की अवस्था को फूल कहते हैं। कली बड़ी और फैली हुई होती है, कली छोटी होती है फूल से, तो ये गलत हो गया। कली छोटी और बंद होती है, फूल बड़ा और खुला रहता है। तो बी ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है। कली में बिल्कुल भी हरी पत्तियाँ नहीं होती, कली जो है हरी पत्तियों से ही ढकी रहती है, फूलों में कोई सुगंध नहीं होती। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि कली छोटी होती है और बंद होती है, फूल बड़ा होता है। कली छोटी संकुचित और भारी पत्तियों से ढकी होती है जबकि फूल विकसित बड़ा और रंगीन पंखुड़ियों वाला होता है। तो साथियों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि कक्षा 4 के बच्चों के लिए इस प्रकार की ही चर्चा की जाती है और आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपको पढ़ाना भी ऐसे बच्चों को ही है जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। तो उसी लेवल की आपकी परीक्षा है, आप ये ना सोचेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हम उन्हीं सवालों की चर्चा कर रहे हैं जो NCERT की कक्षा 4 की पाठ में 4 के जो पाठ थे फुलवारी उसमें से आए हुए थे। अब NCERT कक्षा 5 का पाठ है बाजरा पहुंचा किसान के घर, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं साथियों कैसे क्वेश्चन है।
पुराने समय में किसान बीजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किस औषधीय पौधे की सूखी पत्तियों से लपेट कर रखते थे। तो साथ ही पुराने समय की बात नहीं है, अब वर्तमान में भी गाँव में इस प्रकार की जो विधि है उसको अपनाते हैं कि जब गेहूँ के बीजों को हम संरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस समय नीम की पत्तियाँ डालकर करते हैं। तो यहाँ जो ये पहला ऑप्शन है नीम, वो बिल्कुल ठीक है। नीम की पत्तियों में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं। किसान लौकी के बर्तनों में बीज सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते थे। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 जो है एनसीईआरटी कक्षा 5 का पाठ है, फिर चला काफिला कोई जगह नहीं। 20वां सवाल है, किस फूल की सुगंध इतनी तेज होती है कि लोग आंख बंद करके भी उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो साथियों, आपने खूब देखा होगा, गुलाब और चमेली का फूल जो है इतना सुगंधित होते हैं कि हम इसे जब हमारी आंखें भी बंद हो जाएं तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, पहला। गुलाब और चमेली के फूल बहुत तीव्र और विशिष्ट प्राकृतिक सुगंध होती है इनमें, जिसे बिना देखे भी सूंघकर पहचाना जा सकता है। एनसीईआरटी कक्षा 4 का पाठ फुलवारी का क्वेश्चन है, जो फूल बाजारों में सजावट और माला बनाने के लिए बेचे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो किसान भाई लोग हैं और ऐसे फूलों को उगा रहे हैं जिनको बेचना है, तो उसे व्यावसायिक कृषि कहते हैं और उनको व्यावसायिक फूल कहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है। गेंदा, गुलाब और चमेली जैसे फूल बाजारों में बेचकर आजीविका कमाने के लिए व्यावसायिक रूप से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मधुमक्खियाँ फूलों की ओर बहुत आकर्षित होती हैं, वे मुख्य रूप से क्या इकट्ठा करने के लिए फूलों पर जाती है। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों का एक विशेष हिस्सा होता है, मकरंद, जिसे मीठा रस बोलते हैं, नेक्टर स्वीट जूस है, इसको इकट्ठा करने के लिए फूलों के पास जाती है और इससे अपना शहद बनाती है। दो ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है, मधुमक्खियाँ मीठा मकरंद रस चूसने के लिए फूलों पर बैठती है, जिसे वे अपने छत्ते में ले जाकर शहद में बदलती है। कक्षा 4 का पाठ है अनीता की मधुमक्खियाँ, और इसका प्रश्न संख्या 13 इससे संबंधित है। बिहार राज्य में किस विशिष्ट पेड़ के फूल मधुमक्खियों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। तो साथियों, बिहार के लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो उस समय करते हैं जब लीची की खेती शुरू हो जाती है, लीची में पेड़ आने शुरू हो जाते हैं, और ये लगभग जनवरी के महीने में होता है। तो जो लीची के पेड़ों के फूल है उनके माध्यम से जो वहाँ की मधुमक्खियाँ अपने शहद का निर्माण करती है। तो ये पहला ऑप्शन जो हमारा लीची के पेड़ बिल्कुल ठीक है। लीची के पेड़ के फूल फरवरी में खिलते हैं जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। ये बिहार के मुजफ्फरनगर में मधुमक्खी पालन का मुख्य आधार है। तो यहाँ पर जो विशेष जानकारी दे रही कि फरवरी का महीना, पूर्व में जनवरी का बताया मैंने, हो सकता है थोड़ी मिस्टेक होगी, और मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। और बिहार का मुजफ्फरपुर जो जगह है वहाँ पर मधुमक्खी पालन इसी आधार पर लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, जब आप किसी फूल के बीज को छूते हैं तो आपकी उंगलियों पर एक पीला पाउडर जैसा लग जाता है, इसे कहते हैं। तो ये परागकण होते हैं जो हमारे हाथों में लग जाते हैं, और इन परागकणों का एक विशेष उपयोग होता है। जो फूल से जो बीज बनता है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है इन्हीं के माध्यम से होती है। तो दो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। परागकण फूलों के नर भाग द्वारा उत्पादित बारीक पाउडर जैसी संरचनाएं हैं, पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। साथियों, प्रश्न संख्या 25 पर आ चुके हैं हम। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो हमारे जो नॉलेज है उससे बाहर है। तो आपको इन सभी को नोट कर लेना है और बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करनी है कि सीटेट के कुछ पेपर में आएंगे ही। तो निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन तो फंसेगा, और आपको जो सीटेट की तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर ये सेशन लेके जाएगा। आपको लग रहा है कि सेशन ये आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। एनसीईआरटी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक का पौधों की परी नाम से जो क्वेश्चन आया वो है, पौधों की परी खेल में बच्चों ने गेंदा और चमेली को छुआ, इन पौधों का कौन सा भाग इन्हें मुख्य रूप से प्रसिद्ध बनाता है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जब ये गेंदे और चमेली है इनका फूल ही है, फूलों से हम इनको पहचानते हैं। तो ये जो रंग बिरंगे फूल हैं इन्हीं से ये प्रसिद्ध बनाता है इनको। गेंदा और चमेली अपने आकर्षक और सुगंधित फूलों के कारण लोकप्रिय हैं।
जिनका उपयोग सजावट और खेल गतिविधियों में होता है। स्थानीय बाजारों में फूल बेचने वाले फ्लोरिस्ट फूलों को किन रूपों में बेचते हैं? माला बनाकर बेचते हैं, खुली पंखुड़ियाँ बेचते हैं और गुलदस्ते बेचते हैं। ठीक है। सूखी लकड़ी फूलों की नहीं बिचती है, और लट्ठे और कोयले कोई मतलब है। तरल रस और रासायनिक दवाएं भी ऐसा कुछ नहीं। प्लास्टिक के सजावट, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि फूलों को बेचा जाता है, माला बनाकर खुली पंखुड़ियों को तोड़ देते हैं और उनकी पंखुड़ियाँ बना देते हैं, या गुलदस्ता बना देते हैं, इस रूप में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। केवल एक विशिष्ट मौसम जैसे सर्दियों में खिलने वाले फूल कौन से हैं? तो साथियों, एक विशिष्ट मौसम की बात की गई है कि कौन सा एक विशिष्ट मौसम है जिसमें जैसे सर्दियों में इनमें से कौन से जो फूल है जो सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं। तो गुलाब और डहलिया की बात, सदाबहार की बात की है, कमल और सूरजमुखी और चमेली और गुड़हल ये सारे नहीं है। डहलिया और गुलदाउदी ये जो ऐसे दो फूल हैं जो सर्दियों के मौसम में ही खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 28 क्वेश्चन है। सेशन का लगभग एंड होने वाला है। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल पूरे वर्ष सभी मौसमों में खिलता है? तो इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि सदाबहार, सदा मतलब सदैव और बहार मतलब खिला रहने वाला। तो सदाबहार का जो फूल होता है सभी मौसमों में खिला रहता है। सदाबहार जिसे पेरीविंकल कहते हैं, और गुलाब की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो साल के 12 महीने लगातार खिलती रहती है। प्रश्न संख्या 29 है, पौधे फूलों में चमकीली और रंगीन पंखुड़ियाँ क्यों पैदा करते हैं? शिकारी जानवरों को डराने के लिए, परागण के लिए, कीटों और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, अधिकतम मिट्टी को पानी सोखने के लिए, वजन का संतुलन बनाने के लिए। तो जो परागकण का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है कीट और पक्षियों के माध्यम से। तो जो उनको आकर्षित करने के लिए चमकीली और रंगीन पंखुड़ियाँ उगाते हैं पौधे, फूलों वाले पौधे, और वो हमें एक श्रृंगार की तरह लगते हैं, और उनका जो उद्देश्य होता है अपना अलग होता है। तो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। चमकीले रंग और मीठी महक कीटों, मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं जो परागण क्रिया में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 30 और जो अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, साथियों बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन आपको, और आपकी सीटेट की तैयारी में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न संख्या 30 तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने सीटेट की तैयारी को बहुत ही सीरियसली ले रखा है, और निश्चित रूप से आपकी जो सीटेट है वो क्लियर होएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार फीड में आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फूल की पंखुड़ियाँ गिरने के बाद फूल का अंडाशय अवरी किसमें बदल जाता है? तो फूल की पंखुड़ियाँ जब गिर जाती है तो फूल का अंडाशय बीज युक्त फल में बदल जाता है। नीचे गिरने के बाद बीज बन जाता है उसका, तो बीज युक्त फल में बदल जाता है। तो साथियों इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे आज हमारे, और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आशा करते हैं आपने वीडियो पूरा देखा होगा। आप सभी का धन्यवाद, और इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं।